नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। तो जो राजद्रोह का कानून है उस पर एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहला कमेंट चाहूंगा, कितना बड़ा फैसला मानते हैं सर आप इसको? देखिए बाबा, लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करना चाहती थी। सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं आप उसे, बहुत से मास्टर स्ट्रोक्स में से एक ये भी है, ये खेला और ये कहा कि नहीं, हम इस पे खुद रिव्यू करेंगे और आप इस पे अभी हियरिंग ना करें। मुझे लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट उस पर छोड़ देगी मामला और वो अगस्त तक चला जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच इतनी डिटरमिन्ड थी अब्यूज ऑफ सेडिशन लॉ पर कि उन्होंने जब आज ऑर्डर डिक्टेट किया भारत के मुख्य न्यायाधीश ने, तो उन्होंने बिल्कुल साफ ये कह दिया कि जो 1870 का ये संशोधन करके बाबा ये लॉ आया था, ये ओरिजिनली लॉ इंडियन पिनल कोड में भी नहीं था। इस लॉ के आने की वजह थी देवबंद का वो फतवा, जिसमें भारत के मुसलमानों से ये कहा गया था कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध अब जिहाद करें। उसको कंट्रोल करने के लिए ये लॉ लाया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। आमतौर से रिट जुरिस्डिक्शन में किसी लॉ का स्टे होना जरा कठिन माना जाता है, और जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि ये वो लॉ है जिसकी संवैधानिकता केदारनाथ के केस में 1962 में एक 5 जजेस की बेंच खुद अपहोल्ड कर चुकी है। गो के जो केदारनाथ का जजमेंट था, अगर उसको फॉलो किया जाता तो ये सूरत हाल ना होती कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे इतना सख्त स्टैंड लेना पड़ता। केदारनाथ में साफ तौर से कहा गया था कि सिर्फ किसी के कुछ बोल देने से सेडिशन और राष्ट्रद्रोह नहीं होता, किसी प्रोवोकेटिव नारे से राष्ट्रद्रोह नहीं होता। बलवंत सिंह का केस है कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे से सेडिशन नहीं माना गया जब तक उस नारे के नतीजे में हिंसा ना हो। तो मैं ये समझता हूं कि आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा जरा क्रिमिनल लॉ के मामले में कम होता है कि किसी क्रिमिनल स्टैट्यूट को कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन ना किया हो, सरकार कह रही हो हम उसे रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने तक के लिए उसको अबेयंस में रख दिया हो। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बाबा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, क्रिमिनल लॉ को कहते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट है। देखिए, आमतौर से जो सिविल लॉ है, आपने मेरे ऊपर मुकदमा किया, आपका इन्फ्लुएंस जाहिर है कि बहुत ज्यादा है, आप एक सेलिब्रिटी है और मैं एक आम आदमी हूं, लेकिन फिर भी हम दो भारत के नागरिक हैं। आप किसी बड़े वकील को कर लेंगे, मैं किसी छोटे वकील को कर लूंगा, लेकिन हम लड़ लेंगे। लेकिन अगर आप पर सरकार ने मुकदमा किया है और सरकार जो है वही इन्वेस्टिगेटर है, वही पुलिस है, वही जेल है, लोअर कोर्ट के जजेस भी उसके अपॉइंटेड हैं, तो ये अनइवन फाइट होती है क्रिमिनल लॉ में कि एक तरफ पूरी सरकार की शक्ति है और दूसरी तरफ एक हेल्पलेस नागरिक है। तो अब आपका ध्यान जो है मैं कानून मंत्री के बयान की ओर लाना चाहता हूं। कानून मंत्री ने कहा है कि कोर्ट को कोर्ट शुड रेस्पेक्ट गवर्नमेंट, वी रेस्पेक्ट कोर्ट, और हमें जो है वी हैव क्लियर डिमार्केशन एंड बाउंड्री, लक्ष्मण रेखा शुड नॉट बी क्रॉस्ड बाय एनीबडी। तो कानून मंत्री लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं, कोर्ट के बारे में भी वो इस तरह का इशारा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे कानून मंत्री के इस बयान पर? नहीं, कानून मंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, कानून बनाना जो है वो काम विधायिका और संसद का है, कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। लेकिन ये कि ये मामले बहुत दिन से चल रहे थे, सरकार ने अपना स्टैंड इसमें क्लियर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो इसीलिए ऐतिहासिक है क्योंकि वो थोड़ा लक्ष्मण रेखा से बाहर गई है कोर्ट। जैसे मैंने आपसे कहा कि रिट ज्यूरिसडिक्शन में इस तरीके के फैसले आना जो है बहुत रेयर है, आमतौर से ऐसा नहीं होता। तो यही सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा था कि साहब हम कुछ गाइडलाइंस इशू कर देंगे कि लोगों को इस तरीके के एफआईआर ना की जाए, उन पे ऐसे आरोप पत्र ना लगाए जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट
तय करके आई थी कि उसको इस कानून में कुछ ना कुछ करना है। और जो मुख्य न्यायाधीश ने बात कही कि ये कानून अब आउटडेटेड हो गया, क्योंकि अभिव्यक्ति का अधिकार है देश में, और एक तरफ सरकार का इंटरेस्ट है कि भाई सरकार की सिक्योरिटी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। देश के विरुद्ध अगर कोई राष्ट्रद्रोह कर रहा है तो उसको जाहिर है कि सख्ती से निपटना चाहिए, लेकिन दूसरे तरफ लोगों के अधिकार हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें बैलेंस करने की जरूरत है। उस बैलेंसिंग में थोड़ा आज कोर्ट लोगों के अधिकारों की तरफ झुकती नजर आई, वरना उन्हें सरकार की बात मान लेनी चाहिए थी, और सरकार जब अपना स्टैंड सामने रखती तब वो चाहते तो इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते थे। लेकिन लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगता है कि इस कानून का दुरुपयोग हुआ है, और हर सरकार ने बाबा किया है। अगर कोई डैम का प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई ट्रेड यूनियन लीडर है, उनके ऊपर भी कांग्रेस की सरकारें भी राजद्रोह के मुकदमे चलाती रही। जी, जो सरकार ने कुछ प्रपोजल दिए थे उसमें यह भी है कि जो है कि एसपी लेवल और या ऊपर के लेवल के पुलिस अफसर डिसाइड करेंगे कि सेडिशन चार्ज होगा या नहीं होगा फ्यूचर के एफआईआर में। ये सब बातें भी एक रास्ता निकालने की बात भी वहां पे हुई है। बाबा वो इतना अफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आपको मालूम है टाडा और पोटा में इसी तरह का प्रावधान है। लेकिन उस कानूनों का भी दुरुपयोग हुआ, और दुरुपयोग का सबसे बड़ा सबूत यह है कि बड़े बड़े मामलात में जो के ऊपर आतंकवाद के मुकदमे चले वो छूट गए। अक्षरधाम का केस ले लीजिए आप, गुजरात का 1% आपका कन्विक्शन रेट रहा टाडा और पोटा में। तो ये इस तरह के जो लॉज हैं, इन लॉज का गलत इस्तेमाल होने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। उस पॉसिबिलिटी को एक लोकतंत्र वाले देश में जो लोगों के अधिकारों को समर्पित हो, उसके लिए सेफगार्ड करने की जरूरत है। मुझे ये लगता था कि सुप्रीम कोर्ट जब इसकी संवैधानिकता सुनेगी तो सुप्रीम कोर्ट केदारनाथ के ही फैसले को दोबारा रिट्रेट कर देगी, या अगर संसद इस पर अमेंडमेंट लाएगी तो जो केदारनाथ का फैसला था कि बिना वायलेंस के राजद्रोह नहीं होगा, संसद उसको 124A में लिख देगी। लेकिन सरकार का जो एक आर्गुमेंट ये था कि जो टेररिज्म के मामले हैं और जो बाकी मामले हैं उसके लिए भी एक सरकार अपनी बात रखना चाहती थी, और कहा कि जो मुकदमे हैं वो कोर्ट में है, उनको कोर्ट को ही डिसाइड अभी करने दीजिए। ये आर्गुमेंट भी दिया गया। नहीं, ये एक मजबूत आर्गुमेंट था कि जो मामलात जजेस के सामने हैं ऑलरेडी, उन मामलात में देखिए जजेस कोई छोटे बड़े नहीं होते। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बड़े हैं और नीचे का ट्रायल कोर्ट का जज छोटा है, क्योंकि वो हिरार्की नहीं है। जज जो है वो सब बड़े होते हैं, उनका ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग होता है ना जी। तो मैं समझता हूँ सॉलिसिटर जनरल के इस आर्गुमेंट में कहीं ना कहीं कोई सब्सटेंस थी और इसको कंसीडर किया जा सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा था, इधर आपने देखा कि कई एक्टिविस्ट को उनकी बहुत सीनियर एज थी, पूरा उनका जीवन देश सेवा में लग गया था, उनके ऊपर जिस तरीके के मुकदमे लगे वो सब कहीं ना कहीं जजेस के दिमाग पर काम कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने कहा कि उन सारे मामलात में भी हमारा ऑर्डर लेके जाएं और जमानत की अर्जी दे दें। जो आप याद होगा कि स्टेन को एक सीपर मांगा था उन्होंने कि पानी पीने के लिए सीपर दे दीजिए, मेरे गिलास से मेरा हाथ कांपता है, वो तक मुहैया नहीं कराया गया। तो ये तो बहुत ऐसा कानून था सर। हाँ, लेकिन ये एक कानून की बात नहीं है। देखिए, जहां तक राष्ट्र के द्रोह का मामला है और बहुत से कानून हैं जो उसकी टेक केयर करेंगे, और मैं समझता हूं राष्ट्रद्रोह वाला मामला भी रहेगा। सवाल सिर्फ इतना हो रहा है कि क्या बोलने पे राष्ट्रद्रोह हो जाए, सिर्फ इतनी सी बात है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रद्रोह के क्राइम को समाप्त कर दिया जाएगा। बाबा, आपको मालूम है 2019 के चुनावों में कांग्रेस ने कहा था हम 124A को हटाएंगे, और इसको मुद्दा बनाया गया था कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये देश के हित में नहीं सोच रही है। मौजूदा प्रधानमंत्री के भाषण भी आजकल खूब चल रहे हैं इसी मुद्दे पर, जो उस वक्त उन्होंने कहा था। जी नहीं, जो राजद्रोह का मामला है वो सीरियस मामला है,
और उसमें कोई ढील होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और देश को नए नए तरीके के खतरे होते रहते हैं, लेकिन ये देश जो मौलिक अधिकारों को भी मानता है, उसको ये देखना है कि क्या सिर्फ किसी के बोलने से हमारा इतना बड़ा जो देश है उस देश को कोई खतरा पैदा हो सकता है। चलिए, अंत में 800 सिटीजन के केसेस देश भर में और 13,000 लोग जेल में, कम से कम इनके राहत की उम्मीद करते हैं सर फैजान सर? देखिए क्या होता है अब, ये तो जब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान सर, आपसे बात करने के लिए, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए।